तो दोस्तों मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग का समझ में आएगा। तो आखिर जीके जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, जिम कार्बे नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। जिम कार्बे नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। आप लोग को ऑप्शन डी ए में दिया गया है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया गया है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी में दिया गया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन जो कि डी में दिया गया है उत्तराखंड। तो आखिर आप लोग को बताना है जिम कार्बे नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो यह उत्तराखंड में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो आखिर इसका आप लोग का जो कि ऑप्शन जो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वर्ग रेखा नदी, स्वर्ग रेखा नदी पर स्थित है, आप लोग का स्थित है। अगर इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। आप लोग का ऑप्शन जो कि नहीं बताएंगे नहीं तो आप लोग का जो कि बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो इसका आप लोग का क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। जो कि जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो स्वर्ग रेखा पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभियान किस राज्य में स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभियान किस राज्य में स्थित है, तो यह असम में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी पर बनाई गई है। तो सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी पर बनाई गई है, तो यह गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी पर जो कि सुंदरवन डेल्टा जो कि बनाई गई है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, इनमें से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इनमें से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। आप लोग को ऑप्शन जो कि ए में दिया गया गंडक, ऑप्शन जो कि बी में दिया गया कोसी, ऑप्शन सी में दिया गया है सोनपुर, ऑप्शन जो कि डी में दिया गया गंगा। तो आखिर आप लोग को बताना है इनमें से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, रेगू मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो रेगू मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, आप लोग को बताना है। तो रेगू मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो काली मिट्टी कहा जाता है। रेगू मिट्टी के क्या कहा जाता है, काली मिट्टी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पुराना जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो पुराना जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो यह जो कि किस नाम से जाना जाता है, तो पुराना मिट्टी को हम लोग जो कि क्या कहते हैं, तो बागर कहते हैं, बागर कहते हैं। नया मिट्टी को क्या कहते हैं, नया मिट्टी को मिट्टी को क्या कहते हैं, तो खादर कहते हैं। पुराना मिट्टी को हम लोग बागर कहते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। नया मिट्टी को क्या कहते हैं, तो यह नया मिट्टी को जो कि क्या कहते हैं, तो खादर कहते हैं। पुराना मिट्टी को हम लोग बागर कहते हैं। और जलोढ़ मिट्टी जो कि रेगू मिट्टी किसे कहते हैं, तो काली मिट्टी को हम लोग रेगू मिट्टी भी कहा जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग का ऑप्शन आप लोग का क्या पूछ रहा है कि पुराना मिट्टी को अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है, तो पुराना मिट्टी को हम लोग बागर कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बागर। इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में हरी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में हरी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर एम एस नाथ स्वामी को कहा जाता है। डॉक्टर एम एस नाथ स्वामी को भारत में हरी क्रांति का जनक कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस फसल के लिए पानी की
अधिकतम आवश्यक होता है लेकिन जमता नहीं है? तो किस फसल के लिए पानी की अधिक आवश्यक होता है लेकिन जमता नहीं है? तो लेकिन जमता नहीं है तो यह किस में जो कि नहीं जमता है? तो आप लोग को बताना है ऐसा कौन सा फसल है जिसमें पानी अधिक आवश्यक होता है लेकिन जमता नहीं है? तो यह जो कि चाय में जो कि नहीं जमता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी खड़ी फसल नहीं है? निम्न में से कौन सी खड़ी फसल नहीं है? तो निम्न में से कौन सी खड़ी फसल नहीं है? आप लोग का ऑप्शन ए में दिया गया है जो कि कपास, ऑप्शन जो कि बी में दिया गया है मूंगफली, ऑप्शन जो कि सी में दिया गया है जो कि मकई, ऑप्शन जो कि डी में दिया गया है सरसों। तो आखिर आप लोग का बताना है कि खड़ी फसल कौन सी नहीं है? तो खड़ी फसल जो कि कौन सी नहीं है? तो सरसों खड़ी फसल नहीं है। यह सरसों एक रबी फसल है, रबी फसल है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। सरसों एक रबी फसल है और खड़ी फसल ये सब है, कपास है खड़ी फसल, मूंगफली खड़ी फसल है और मकई खड़ी फसल है। लेकिन सरसों आप लोग का प्रश्न में क्या पूछा है, इनमें से कौन सी खड़ी फसल नहीं है? तो यह जो कि सरसों खड़ी फसल नहीं है, यह रबी फसल है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होता है? तो यह असम में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नागदा फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी नागदा फसल है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नागदा फसल है? तो ऑप्शन ए में दिया गया बाजरा, ऑप्शन बी में दिया गया मकई, ऑप्शन जो कि सी में दिया गया तम्बाकू, ऑप्शन जो कि डी में दिया गया है धान। तो आखिर आप लोग को बताना है निम्नलिखित में से कौन सी फसल, सॉरी कौन सी नागदा फसल नहीं है? तो नागदा फसल कौन सा है? तो यह नागदा फसल जो कि मकई नागदा फसल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नागदा फसल है? तो यह मकई है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितना है? तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो यह 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तटरेखा की लंबाई 6100 है, 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर भारत की तटरेखा की लंबाई है और इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही आप लोग का पूछेगा भारत में तटरेखा कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो यह 9 राज्य से होकर गुजरता है। भारत में तटरेखा कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो कितने राज्य से गुजरता है? तो 9 राज्य से होकर तटरेखा गुजरता है। और भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा प्लावट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस भारतीय राज्य की सीमा सौधानिक राज्य से संपर्क करती है? तो आप लोग को बताना है कि किस भारतीय राज्य की सीमा सौधानिक राज्य से सीमा को संपर्क करता है। तो आप लोग को बताना है किस भारतीय राज्य की सीमा सौधानिक राज्य की सीमा को संपर्क करता है। तो यह उत्तर प्रदेश के, जो कि उत्तर प्रदेश के राज्य है ऐसा जो कि सभी राज्य से जो कि संपर्क करता है, ढेर सारा जो कि राज्य से संपर्क जो कि सीमा में जो कि करता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। सीमा सबसे ज़्यादा संपर्क कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश जो कि करता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कितने राज्य की तटरेखा की सबसे लंबी है? तो आप लोग को बताना है भारत में निम्नलिखित में से
कितने राज्य की तटरेखा सबसे रेखा लंबी है? तो सबसे लंबी रेखा पूछ रहा है, तो किस राज्य का तटरेखा सबसे लंबी है भारत में, आप लोग को बताना है। तो यह गुजरात का है, गुजरात का है। ये भी इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। जो कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो यह गुजरात का है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो यह 8 राज्य से होकर गुजरता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है आप लोग का, जो कि अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, निम्नलिखित में से भारतीय राज्य में से किसके कर्क रेखा गुजरता नहीं है? तो आखिर आप लोग को बताना है निम्नलिखित में से भारतीय राज्य में कर्क रेखा कौन सी नहीं गुजरता है? तो यह कर्क रेखा, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। इसका एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़। कर्क रेखा का जो कि 8 राज्य से होकर गुजरता है, इसका ट्रिक क्या है? तो कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरता है। इसका ट्रिक है जो कि गमछा झाड़ मित्र पर, गमछा झाड़ मित्र पर। तो गौ से कहा जाएगा गुजरात, गौ से गुजरात, म से कहा जाएगा मध्य प्रदेश, छ से कहा जाएगा छत्तीसगढ़, झ से कहा जाएगा झारखंड, मी से कहा जाएगा मिजोरम, ती से कहा जाएगा त्रिपुरम, प से कहा जाएगा पश्चिम बंगाल, और जो कि र से कहा जाएगा राजस्थान। यही जो कि 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरता है। यही आप लोग का 8 राज्य का नाम याद होना चाहिए, जो कि एग्जाम में जो कि पूछ रहा है। ये सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। तो आखिर देखिए ऑप्शन आप लोग का जो ऑप्शन ए में दिया गया झारखंड, जो कि मध्य प्रदेश जो कि कर्क रेखा से होकर गुजरता है, गुजरात भी गुजरता है, झारखंड भी गुजरता है, लेकिन आप लोग का उत्तर प्रदेश जो कि कर्क रेखा से जो कि नहीं गुजरता है। कर्क रेखा से यहीं आप लोग का प्रश्न में पूछा है कि कर्क रेखा किन राज्य से नहीं गुजरता है? तो यह उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, थर अमृत स्थल किस राज्य में स्थित है? थर अमृत स्थल कहाँ पर स्थित है? थर अमृत स्थल जो कि यह कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। थर अमृत स्थल कहाँ पर स्थित है? तो यह जो कि राजस्थान में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, रेगुलर एक्ट कब प्रभावित किया गया था? तो रेगुलर एक्ट कब की प्रेरित किया गया? तो यह रेगुलर एक्ट 1773 ईस्वी में आया था। 1773 में रेगुलर एक्ट आया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस के लिए संविधान से लिया गया है? किस संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से लिया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा जो कि किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान कब अंकित किया गया था? तो भारतीय संविधान कब अंकित किया गया था? तो भारतीय संविधान कब अंकित किया गया था? तो यह जो कि अंकित कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंकित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस तिथि को, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो आखिर अब निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान को लागू किया गया था? तो यह 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को जो कि भारतीय संविधान को लागू किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान सभा जो कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य की कुल कितने संख्या थी? तो आप लोग को बताना है कि भारतीय संविधान सभा में महिलाओं सदस्य की कुल कितने संख्या थी? तो यह कुल कितने संख्या थी भारतीय संविधान सभा में? तो यह जो कि 15 जो कि महिला थी, 15 जो कि
थी। कुल कितने महिला थी? तो यह 15 महिला थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सब जो कि सभा सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के यह जो कि अस्थाई अध्यक्ष थे। कब बनाया गया था? तो यह जो कि कब बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था? 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णन है? तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णन है? तो यह भाग 3 में। भाग 3 में जो कि वर्णन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो कि प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो कि प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया है? तो यह अनुच्छेद जो कि 319 के आई में जो कि दिया गया 19 के आई में दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया है? तो यह 19 के आई में जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रकाश का वेग है। तो प्रकाश का वेग है तो प्रकाश का वेग क्या है? 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है। 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड यह जो कि प्रकाश का वेग क्या है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि वाहन के पीछे से आने वाले वस्तुओं को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो जो कि वाहन को पीछे से आने वाले वस्तुओं को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो यह उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। पीछे वस्तु को जो कि आप लोग जानते हैं, हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो हम लोग जो कि ऐनक में जो कि देखते हैं कि पीछे का आदमी आ रहा है कि नहीं, वह किस दर्पण के जो कि द्वारा जो कि देखा जाता है? तो यह उत्तल दर्पण के द्वारा जो कि दिखाई दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रकाश वर्ष का मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? तो यह जो कि प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है? तो यह दूरी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कार्यालय का एसआई मात्रक क्या है? तो कार्यालय का मात्रक क्या है? कार्यालय का मात्रक क्या है? तो कार्यालय का मात्रक क्या होता है? तो जून होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो यह जड़त्व का नियम कहा जाता है। न्यूटन का प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितना समय तक रहता है? तो ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितना समय तक प्रभाव रहता है? तो आखिर आप लोग को बताना है कि ध्वनि का प्रभाव मानव शरीर के
में कितना समय तक प्रभाव जो कि रहता है, तो यह जो कि 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड तक जो कि मानव के शरीर में कान का मानव का ध्वनि का प्रभाव मनुष्य के कान में कितना समय तक रहता है, तो 1/10 सेकेंड तक जो कि रहता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, फूल का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो फूल का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एंथोलॉजी, फूल को अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सरका तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है, निम्नलिखित में से कौन सी सरका तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है, तो यह ग्लूकोज जो कि तत्काल ऊर्जा प्राप्त करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि शरीर में उपकरण का निर्माण कैसा होता है, तो यह शरीर में उपकरण का निर्माण कैसा होता है, किससे होता है, तो किससे होता है, तो यह आप लोग को बताना है कि शरीर में उपकरण का निर्माण किससे होता है, तो यह प्रोटीन से होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन आप लोग को दिया गया है दाल, मांस, दूध और जो कि चावल। तो किस में जो कि प्रोटीन नहीं होता है, तो प्रोटीन जो कि चावल में जो कि प्रोटीन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, तो निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, तो प्रोटीन सबसे अधिक किस में पाया जाता है, तो यह सोयाबीन में पाया जाता है। प्रोटीन जो कि सोयाबीन में जो कि पाया जाता है कितना परसेंट, तो यह 42% जो कि पाया जाता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि मनुष्य में कुल कितने हड्डी होते हैं, तो मनुष्य में कुल कितने हड्डी होते हैं, 206 मनुष्य में कुल हड्डी होते हैं। बच्चों में कितने हड्डी होते हैं, तो यह जो कि 300 हड्डी होते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो यह मनुष्य में कुल कितने हड्डी होते हैं, तो 206 हड्डी होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितने अस्थि होते हैं, तो मनुष्य के खोपड़ी में कितने अस्थि होते हैं, तो ये 8 अस्थि होते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। सिर में पूछेगा सिर में कितने हड्डी होते हैं, तो सिर में जो कि कितने हड्डी होते हैं, तो कितने हड्डी होते हैं, तो यह जो कि तो यह 29 हड्डी होते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग के थी, तो हड़प्पा सभ्यता किस युग के थी, तो हड़प्पा सभ्यता किस युग के थी, तो यह कासिक युग के थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग के थी, तो कासिक युग के थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बना जाता था, तो सिंधु सभ्यता के घर किससे बना जाता था, तो ईंट से बना जाता था। सिंधु सभ्यता के घर किससे बना जाता था, तो ईंट से बना जाता था। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि आप लोग का जो कि अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, इनका पुस्तक किसने लिखा, तो इनका पुस्तक किसने लिखा, तो मेगास्थनीय ने लिखा। मेगास्थनीय ने इनका पुस्तक जो कि लिखे हैं। यहाँ पर आप लोग का नंबर में जो कि डिस्टेंस हो गया है, आप लोग का जो कि 47 कर लीजिएगा। इसी तरह आप लोग का जो कि गड़बड़ हो गया है, आप लोग का इसमें ये सब जो कि गड़बड़ हो गया है, तो आप लोग का यहाँ पर नहीं, आप लोग का प्रश्न पर आप लोग का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप लोग का नहीं ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा गांधी राष्ट्रपति किसने कहा था, तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा था, तो यह महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा था, तो यह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह किसने कहा था, तो यह
तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह किसने कहा था? तो यह जो कि किसने कहा था, तो यह जो कि किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। यह किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। तो आखिर आप लोग का वीडियो कैसा लगा आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।